हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। और इसका जो कोड है वो है FLOW004। डिफिकल्टी लेवल इसकी बिगिनर है और प्रीरिक्विजिट इसका बेसिक लूप्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो यार ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपली क्या कह रहा है कि इफ गिवन एन इंटीजर n, ठीक है, हमें एक इंटीजर n प्रोवाइड करा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मुझे कोई भी इंटीजर प्रोवाइड करा गया, जैसे इंटीजर में मान लेता हूँ 3125, तो इसका आंसर होना चाहिए सिंपली 8। ओके, मतलब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का मुझे सम रिटर्न कर देना है। इनपुट चेक करते हैं। इनपुट कह रहा है द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर t, द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन फॉलो t लाइंस, ईच लाइन कंटेन एन इंटीजर n। ओके, सो पहला तो सिंपल बोल रहा है कि मुझे t टेस्ट एक इंटीजर लेना है t, मतलब इतने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेने हैं। उसके बाद हर टेस्ट केस में मुझे एक इनपुट लेना है, ठीक है, एक इंटीजर इनपुट लेना है और मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। क्या आउटपुट में दिख रहा है कि फॉर ईच टेस्ट केस डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डेट। तो सिंपल कोई नंबर n है और उसका मुझे फर्स्ट और लास्ट डेट का सम बताना है। तो टेस्ट केस देखते हैं, सैंपल टेस्ट केस। यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो है 3। उसके बाद मेरा 3 नंबर दिया गया है यहाँ पे। तो पहला नंबर है वो है 1234। तो पहला और लास्ट डेट का जो सम होगा सिंपल यहाँ दिख रहा है, ये और ये सिंपल 5 होने वाला है। नो सेकंड, इसको देखो, इसका भी सम 1 + 4 5 होने वाला है। इसका भी सम 2 + 3 मेरा 5 होने वाला है। तो देखो तीनों का आउटपुट 5 होने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपको एक टेस्ट केस दूं कि जैसे मान लो कि टेस्ट केस है, नंबर है 7, n = 7, तो ये बताओ इसका फर्स्ट और लास्ट डेट का सम कितना आएगा। इसका फर्स्ट एंड लास्ट डेट का जो सम आएगा वो आएगा 14। ओके, अभी आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा ना कि कैसे। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि आपको फर्स्ट डिजिट और लास्ट डेट का सम बताना है। तो फर्स्ट डिजिट भी यही है, लास्ट डिजिट भी यही है, तो सम मेरा हो जाएगा 14। तो अब आप कैसे अप्रोच करोगे, आपको क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सोचो। तो अगर बेसिक जो थिंकिंग क्या है, बेसिक थिंकिंग यही है कि अगर मुझे कोई भी नंबर दिया गया है, अब नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे नंबर मेरा दिया गया हो 3 5 2 6 4 9 8 7, ठीक है, अगर ये नंबर दिया गया हो, ठीक है, नंबर दिया गया हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल आसान सी चीज़ है, नंबर को छोटा कैसे किया जाता है, कैसे नंबर को मैं छोटा कर सकता हूँ और कैसे उसका आखिरी डिजिट फाइंड कर सकता हूँ और कैसे उसका पहला डिजिट फाइंड कर सकता हूँ। ये आइडिया आपको अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगर कोई भी नंबर है और नंबर का अगर मैं 10 से मॉडुलस ले लेता हूँ, ठीक है, 10 से मॉडुलस ले लेता हूँ, तो वो आखिरी डिजिट रिटर्न कर देगा। नाउ सपोज दैट जैसे मैंने नंबर लिया 15 और 15 को अगर मैं 10 से मॉडुलस लेता हूँ तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 5 और ये देखो 5 ही मेरा आखिरी डिजिट है। ठीक है, और जैसे मेरा नंबर आया 3 7 5 9 8, मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी से एक एक डिजिट निकालता रहूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल मैं नंबर को मॉडुलस कर दूंगा, या जो रिमाइंडर होगा वो नंबर मॉडुलस 10। ठीक है, नंबर मॉडुलस 10 अगर ये नंबर है मेरा, तो पहली बार में क्या होने वाला है, पहली बार में मेरा 3 7 5 9 8 है। तो पहली बार में अगर मैं रिमाइंडर लूंगा तो रिमाइंडर सिंपली क्या, रिमाइंडर जो निकलेगा n मॉडुलस 10 यानी आखिरी डिजिट, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत अभी तक नहीं। नो, अब देखो, अब नंबर मेरा क्या है, नंबर मेरा अभी भी यही है, नंबर मेरा अभी भी यही 3 7 5 9 8। अब अगर मुझे नंबर को छोटा करना है तो मैं नंबर को कैसे छोटा करूंगा, सोचो जरा। तो नंबर को छोटा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया 325, इसको मैं अगर 10 से डिवाइड कर देता हूं तो देखो सिंपली 32 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 320 आ जाएगा और यहाँ पे 5 रिमाइंडर। यानी सिंपल सा ये बात अगर ध्यान रखो कि अगर मुझे नंबर का आखिरी डिजिट निकालना है तो मुझे 10 के साथ मॉडुलस लेना है यानी रिमाइंडर लेना है। नाउ अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसको कम करना है, नंबर को कम करना है, तो मुझे 10 के साथ डिवीजन करना है, ठीक है, और फ्लोर डिवीजन करना है। नाउ सिंपल, अगर कोई भी मेरा नंबर है तो अब देखो अप्रोच क्या होने वाली है, अप्रोच मेरा ये होने वाली है कि अगर मेरा कोई भी नंबर दिया है तो नंबर में मानता हूँ, वापस से एक नंबर ले लेता हूँ 3 2 1 5 7 9 8, तो मैं एक काम करूंगा कि इस नंबर में तब तक मैं आखिरी डिजिट निकालता रहूंगा। कब तक निकालता रहूंगा, जब तक नंबर मेरा 0 ना हो जाए। ठीक है, सिंपल। तो अभी देखो, अगर मैं एक वाइल लूप चलाता हूं तो वाइल लूप कैसे चलेगा, वाइल, ठीक है, कब तक, जब तक n है मेरा ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अब ये मेरा बेसिक अप्रोच है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम लोग बेसिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हर बार मेरा जो रिमाइंडर है, हर बार जो मेरा रिमाइंडर है वो कैसे आने वाला है, वो ऐसे आने वाला है n मॉडुलस 10।
ठीक है। तो पहली बार में मुझे रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिलने वाली, 8 मिलेगी, फिर 9 मिलेगी, फिर 7 मिलेगी, और हर बार मैं क्या नंबर को छोटा भी करता जा रहा हूँ। कैसे, n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, यानी 10 से हर बार मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ नंबर को, नंबर हर बार छोटा होता जा रहा है। तो पहली बार में नंबर क्या रहा होगा, पहली बार में जो मेरा नंबर रहा होगा वो रहा होगा 321578, ठीक है। नाउ जब मैंने नंबर को छोटा कर दिया तो अब नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया 321579। इस बार जो मेरा रिमाइंडर निकला वो 9 निकला। नाउ वापस से मैंने नंबर को छोटा करा, तो नंबर जब छोटा होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 32157, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। और इस बार मेरा रिमाइंडर मेरा 7 होने वाला है। ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा जब नंबर हो जाएगा 3। इस टाइम पे मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला 3। इसके बाद मेरा नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो नंबर 0 पे मुझे इस लूप को रोक देना है। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब मैं हर डिजिट को निकाल सकता हूँ। ओके, तो हर डिजिट को अगर मैं निकाल सकता हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँगा कि मुझे पहली डिजिट और आखिरी डिजिट का सम मिल जाए। तो देखो आखिरी डिजिट मुझे कैसे मिलेगी, आखिरी डिजिट तो सिंपल, अगर मुझे लास्ट डिजिट निकालना है किसी नंबर का तो मेरा लास्ट डिजिट होने वाला है, क्या होने वाला है, लास्ट डिजिट मेरा होने वाला है क्या, सिंपल मॉडल 10 के साथ मॉडल्स ले लो भाई, लास्ट डिजिट हो जाएगा। तो अगर मेरा कोई भी नंबर मुझे मिला तो मैं पहले ही उसको 10 के साथ मॉडल्स ले लूंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है इसका लास्ट डिजिट। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। नो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस नंबर को बार बार छोटा करते जाना है। पहले डिजिट भी तो चाहिए, आखिरी डिजिट तो मुझे मिल गई, ठीक है। पहले डिजिट मैं कैसे लूंगा, पहले डिजिट मैं सिंपल लूंगा, मैं n को छोटा करता जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा। एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे मेरा जो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, सपोज दैट किसी टाइम पे नंबर की वैल्यू ऐसे सपोज दैट 3 रही होगी, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू इस बार मान लो 0 हो जाएगी, तो n की वैल्यू अगर मेरी 0 होने वाली है अगली टर्म पे, तो इस टाइम पे मेरा रिमाइंडर आने वाला है 3। नो, अगले टर्म पे n की वैल्यू होने वाली है 0, तो ये लूप चलेगा नहीं, यानी r की जो वैल्यू है वो चेंज होगी नहीं। इसका मतलब जब भी ये वाइल लूप खत्म होगा, वाइल लूप या ब्रेक होगा, तो जो भी मेरा रिमाइंडर में पड़ा होगा ना वो पहली डिजिट होगी। ये बात समझ में आई, बिल्कुल, ठीक है। तो सपोज दैट मेरा कोई भी नंबर है, मेरा नंबर मान लो 321, ठीक है। तो लास्ट डिजिट मैंने कैसे निकाला, लास्ट डिजिट अगर मैं LD बोलूं तो मैं लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगा, n को 10 के साथ मॉडल्स ले लो, ठीक है, पहली चीज। नाउ मैं वाइल लूप के अंदर इस नंबर को पास कर दूंगा और हर बार रिमाइंडर में चेक करता रहूंगा और नंबर को छोटा करता रहूंगा। किसी टाइम पे ऐसा होगा कि नंबर की वैल्यू मेरी 3 हो चुकी है, इस टाइम पे मेरा रिमाइंडर आएगा 3। उसके बाद नंबर की वैल्यू क्या होने वाली, नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस बार वाइल लूप चलेगा नहीं, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो अभी भी 3 ही रह जाएगा, यानी रिमाइंडर अपडेट नहीं होगा। तो मैं रिमाइंडर प्लस LD, ये मेरा होने वाला है आंसर, ठीक है। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो अच्छे से, बहुत आसान तरीका है। पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, टेस्ट केस लेने वाला हूँ, नंबर ऑफ टेस्ट केस। तो T इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। पहले मैंने इनपुट ले लिया कि इतने नंबर ऑफ टेस्ट केस होने वाले हैं, उसके बाद मैंने फॉर लूप चला दिया ताकि इतनी बार में एक नंबर इनपुट ले सकूं। तो फॉर i अंडरस्कोर इन रेंज, और रेंज के अंदर मैं पास कर देता हूं t, और हर बार मैं क्या करने वाला हूं, हर बार मैं सिंपली, कुछ खास नहीं, सिंपली मैं करने वाला हूं यहाँ पे एक नंबर लेने वाला हूं, तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट, सिंपल, ठीक है। नाउ हर बार, अब देखो n की वैल्यू मुझे मिल गई, n की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूं, मैं लास्ट डिजिट निकालूं। लास्ट डिजिट मेरा होने वाला है, लास्ट डिजिट मेरा क्या होने वाला है, सिंपल n मॉडुलस 10, ठीक है। ये मेरा हो गया लास्ट डिजिट। अब मैं वाइल लूप चलाने वाला हूं ताकि मैं पहले डिजिट को फाइंड कर सकूं। तो वाइल लूप के अंदर मैं सिंपल लिखूंगा वाइल कब तक, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो गई तो कोई मतलब ही नहीं। नो, हर बार मुझे क्या करना है, रिमाइंडर निकालते रहना है। रिमाइंडर कहाँ से निकलेगा, n मॉडुलस 10 से निकलेगा। और नंबर को छोटा कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10। तो हर बार नंबर छोटा होता रहेगा और r में रिमाइंडर आता रहेगा, रिमाइंडर आता रहेगा। एक टाइम पे सिंगल डिजिट का नंबर बचेगा, ठीक है, जैसे सिंगल डिजिट का नंबर मान लो 7 बचा, तो इस बार जब मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो इस बार का जो रिमाइंडर आने वाला है वो आने वाला है मेरा 7, ठीक है। अगली बार वापस से जो नंबर है वो मेरा छोटा होकर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही चलेगा n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, मैं वाइल लूप में वापस जब मूव करूंगा तो n ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो मेरी कंडीशन चलेगी नहीं, तो रिमाइंडर की वैल्यू अभी भी 7 ही रह जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर नाम की एक वेरिएबल में लास्ट डिजिट और रिमाइंडर को ऐड कर लेना है। तो आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसमें मैंने लास्ट डिजिट और रिमाइंडर r को ऐड कर लिया और इसी को प्रिंट करा दिया, सिंपल। तो मतलब इसमें मेरा अभी तक कुछ भी खास नहीं था, सिंपल, मतलब मैंने पूरा वही अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच लगाई,
ठीक है, अभी देखो इस अप्रोच को मैं टेस्ट करता हूँ। जैसे मान लो क्या ये 0 के लिए चल रहा है, 0 के लिए चल रहा है, तो मुझे लगता नहीं, एक चेक करते हैं ज़रा कि जो 0 है, टेस्ट केस जो दिया है वहाँ पे 0 वैलिड है कि नहीं। मुझे लगता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन में यहाँ पे कंस्टेंट दिया, ओके, जो नंबर है वो 1 से लेके काफ़ी बड़ा, कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 10⁶ तक जा रहा है। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू मिनिमम मेरी 1 ही हो सकती है। ठीक है, तो 0 की बात ही नहीं होती। फिर 1 है, 1 के लिए मैं टेस्ट करता हूँ चलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले आखिरी डिजिट कैसे निकालूंगा, 1 मॉडुलस 10, ये होने वाला है 1, तो लास्ट डिजिट में मेरा 1 आ जाएगा। और फर्स्ट डिजिट में कैसे निकालूंगा, फर्स्ट डिजिट में निकालूंगा वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, और रिमाइंडर में निकालता रहूंगा n मॉडुलस 10 से, और नंबर को छोटा करता रहूंगा n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10 से। ठीक है, रिमाइंडर में मेरा नंबर आता रहेगा। नाउ ये जब लूप खत्म होगा तो जो रिमाइंडर में मेरा फर्स्ट डिजिट है वो भरी होगी, और मैं आंसर में दोनों को ऐड करा के LD प्लस R और आंसर को ही प्रिंट करा दूंगा। तो ये मेरा टोटल ओवरऑल आंसर होने वाला है। अब जरा एक काम करते हैं, चलो ठीक है, हमने अच्छा सोल्यूशन लिख लिया। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि सोल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, अगर मेरा कोई भी नंबर है, नंबर में अगर कोई बड़ा नंबर लेता हूँ 3 7 9 8 7 6, ठीक है, तो कितनी बार जो है मेरा वो वाइल लूप चलेगा, कितनी बार चलेगा, जितने मेरे नंबर ऑफ डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार मेरा ये चलने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट मेरे 6 हैं तो मेरा 6 बार चलने वाला है। तो सिंपल, कभी भी जो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log ऑफ n। ठीक है, बेस 10 पे, क्योंकि हर बार आपका जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, हर बार 10 से डिवाइड होता जा रहा है, इसलिए जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो log n बेस 10 हो जाती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया, ठीक है, अगर आपको t नंबर दिए गए, t नंबर दिए गए, और हर नंबर की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है log n, तो आपकी जो टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो होने वाली है t log n बेस 10। ठीक है, ये होने वाली है। अब यार ये बताओ, क्या इस चीज़ को मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ क्या ऐसा करूँ कि ये चीज़ बेहतर हो जाए, log n की जगह मेरा कुछ और हो जाए, या और अच्छे तरीके से मैं कर सकूँ। तो यार यहीं पे ये क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप सोच सको कि किस टाइम पे मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। तो अगर मुझे कोई भी नंबर दिया गया, जैसे नंबर मुझे दिया गया इनपुट में 3 2 1 5 7 9, ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीजर फॉर्मेट में लेता हूं, ये बात समझना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अगर मैं इंटीजर फॉर्मेट में इसको लेता हूं तो मैं पहले डिजिट को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली, मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलाने के लिए जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो जाएगी log n। ठीक है, यहां तक समझ में। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा करूं, क्या कुछ ऐसा होता है जिसमें मैं डायरेक्टली फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूं? तो सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालो और बताओ, क्या कोई भी ऐसा डेटा टाइप है जिसमें मैं डायरेक्टली फर्स्ट डिजिट या लास्ट डिजिट को एक्सेस कर सकता हूं? तो स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज कर लूँ, अगर मैंने इसको इंटीजर फॉर्मेट की जगह ऐसा स्ट्रिंग फॉर्मेट इनपुट लिया, ठीक है, कुछ ऐसा 3 2 1 5 7 9, तो ये बताओ क्या मैं पहले डिजिट को एक्सेस कर सकता हूँ? अगर मैं इसे st बोलूँ तो st0 मेरा फर्स्ट डिजिट होगा, और st ऑफ लास्ट डिजिट क्या होगा, अगर n है इसका, अगर इसका लेंथ कितना है, लेंथ जितना भी है, तो लेंथ मेरा स्ट्रिंग की मैं लेंथ काउंट कर सकता हूँ, तो जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ st -1, यानी ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, ये मेरा लास्ट डिजिट है, दोनों को ऐड करो, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो कितनी बेहतर चीज हो रही है, नंबर कितना भी बड़ा हो जाए, अगर मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज करता हूं तो मैं पहले डिजिट और आखिरी डिजिट एक बार में निकाल सकता हूं, यानी कांस्टेंट टाइम में। तो जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी log n हुआ करती थी वो मेरी अब कांस्टेंट बिग ऑफ n में हो जा रही है। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं यही चाहूंगा ना कि मैं स्ट्रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दूं, स्ट्रिंग को दूं। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का यूज करा। अभी देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि सारे डिजिट को आप ऐड करो, ठीक है, सारे डिजिट को ऐड करो, जैसे 3 2 1 5 7 9 है, और आपको सारे डिजिट को ऐड करके आंसर बताना है। तो वहां पे अगर आप स्ट्रिंग भी यूज करते तो भी आपको सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ता। अगर नंबर को ऐसा इंटीजर इनपुट लेते तो भी आपको सारे नंबर को ट्रेवर्स करना पड़ता। तो स्ट्रिंग और इंटीजर लेने में वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप चाहे जो भी लो, आपकी मर्जी। लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे मतलब नहीं है कि स्ट्रिंग का साइज कितना है, मुझे सिर्फ मतलब है पहले डिजिट से और लास्ट डिजिट से। तो सिंपल स्ट्रिंग में अगर ले लूँ तो कितना आसान हो जाने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में मैं स्ट्रिंग से एक्सेस कर सकता हूँ पहले डिजिट को और लास्ट डिजिट को। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसका कोड लिख लेता हूँ और देखते हैं कोड में। कोड बिल्कुल एकदम सिंपल होने वाला है, कुछ भी कोड में कुछ खास नहीं है। एक काम करते हैं, पहले तो पाइथन में मैं कर रहा हूँ, आप किसी में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इंट इनपुट ले लिया, ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए। नाउ टेस्ट केसेस के लिए फॉर अंडरस्कोर इन रेंज
और मुझे हर बार क्या करना है, मुझे हर बार टी टेस्ट केस चलाना है। और टी टेस्ट केस में मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे देख सकते हो आप n की वैल्यू लेनी है, ठीक है। पहले t की वैल्यू लेनी है और हर t लाइन में आपको n की वैल्यू लेनी है। तो n इज इक्वल टू, इस बार मैं इनपुट लूंगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो बाय डिफॉल्ट पाइथन में इनपुट होता है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। और मेरा जो आंसर होने वाला है ये क्या होने वाला है, ये सिंपल होने वाला है, बहुत आसान है आंसर होने वाला है कि n ऑफ 0। एक काम करता हूँ, n की जगह मैं st लिख लेता हूँ ताकि लगे कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग ऑफ 0 और प्लस स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ st माइनस 1 यानी आखिरी इंडेक्स, दोनों को ऐड करूंगा और प्रिंट कर दूंगा आंसर को, ठीक है। बस देखो कितने लाइन में, सिंपल 2 लाइन में, 3 लाइन में, 5 लाइन लगी ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लाइन में मेरा कोड हो गया। तो ठीक है, अब यही चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप यूज़ करूँ, किस चीज़ से मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर होती है। सो मैं रन करता हूँ इसको। सो आंसर आना चाहिए क्या, 555, क्या रहा आंसर, क्या हो रहा है मेरा, ओके सॉरी। एक और चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अगर मैंने स्ट्रिंग तो लिया ठीक है, पर यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में था ना, तो प्लस करके ये कनकैटिनेट हो जा रहा है, 1 + 4 यहाँ पे कनकैटिनेट हो जा रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे 1 और 4 इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। तो यार पाइथन में डायरेक्टली टाइप कास्ट हो जाता है, इंट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली इंट लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल मेरा ऐड हो जाएगा। अब मेरा आंसर सही आएगा क्योंकि मैंने इंटीजर फॉर्मेट में ले लिया। अब आपके लैंग्वेज में जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें कैसे नंबर कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं वो आप देख लेना। तो यहाँ पे देखो 3 में 555 आने वाला है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ इस कोड को। तो यार यहाँ पे देख सकते हो कोड सबमिट हो गया है, कांस्टेंट टाइम में हमारा है, मतलब जितनी बार टेस्ट केस होगा उतनी बार मेरा लूप चलेगा, ये फॉर लूप चलेगा और हर बार मैं कांस्टेंट टाइम में स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में किसी टाइप का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखो। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर ढेर सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि किसी ने बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन की तरफ मूव करोगे। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।